हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे, तो बड़े जोर बिगड़ा, काम है हाँ मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते हैं। जिस भाव में ये बात कही मैंने भी सुना कि मैंने केवट से पूछा कि तुम चमार बनना चाहते हैं, और ये संदेश उनका आरक्षण को लेकर था। पहले तो जिस तरह से केवट कहा गया, आप समझिए वो हर चीज का ना एक लहजा होता है कहने का, तो वो लहजा वो बिल्कुल सामंतवादी लहजा था, नीचा दिखाने का। दूसरा उन्होंने कहा कि चमार में, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पीडीए का नारा है वो पिछड़े और दलितों को अपमानित करने का नारा है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, लगातार हमारा प्रयास यही रहा है कि ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग एक साथ रहें। कुल मिलाकर अगर 85% के लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो ये 15% वाले लोग ऐसे ही हावी रहेंगे और इसी तरह से गुलाम बनाकर लोगों को रखेंगे। लेकिन साथियों, इस लड़ाई में कितने परसेंट ओबीसी वर्ग के लोग हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत कम परसेंट हैं जो ओबीसी समाज के लोग जगे हुए हैं, जिनको लगता है कि हम सभी 85% के लोग बहुजन हैं, जिनको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमें आज़ादी दी है, नहीं तो हम किस तरह से मनवादियों की गुलामी करते थे। आपको बता दें साथियों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पीडीए के नायक कहे जाने वाले अखिलेश यादव जब सीएम पद की कुर्सी छोड़े थे, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे थे तो गौमूत्र से उस कुर्सी को धोया गया था। उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव को नहीं समझ में आए कि हम शूद्र हैं, तो फिर कितनी बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं अखिलेश यादव। लगातार यादवों की चोटियां काटी जा रही हैं, लेकिन फिर भी यादव समाज के लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं। अभी भी मनवादियों के वो कैसे गुलाम हैं। इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव के एक नेता हैं जिनका नाम माता प्रसाद पांडे है। पांडे हैं चूँकि ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों के गुलाम कैसे यादव लोग हैं, इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा था और माता प्रसाद पांडे स्पीच दे रहे थे आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को लेकर इस तरह से स्पीच दे रहे थे। इसके बाद भी जितने भी सदन में विधायक बैठे थे, चाहे सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, सभी लोग ठहाके मार रहे थे और माता प्रसाद पांडे अपनी बात रख रहे थे, अनाप शनाप बोल रहे थे साथियों। लेकिन कोई भी विपक्ष का नेता बुरा नहीं माना, क्योंकि विपक्ष नेता में एससी एसटी समाज के भी विधायक बैठे थे। सवर्ण समाज के तो ये माता प्रसाद पांडे बोल ही रहे थे, लेकिन ठहाके मारने वाले भी एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग थे। इसी बात से साथियों अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी है, इसके नेता किस तरह से मनवादियों के गुलाम हैं। कैसे माता प्रसाद पांडे जो आग उगल रहा था, लेकिन वहाँ पर बैठे एससी एसटी ओबीसी समाज के जितने भी विधायक थे ठहाके मार रहे थे, ताली बजा रहे थे साथियों। विश्वास नहीं होता है साथियों, तो माता प्रसाद की ये बात सुनिए। आखिर माता प्रसाद पांडे ने ऐसी कौन सी बात की जिसको लेकर दलित समाज में काफ़ी आक्रोश है, और चंद्रशेखर आज़ाद भी काफ़ी खफा हैं, क्योंकि उनको भी लग गया है कि ये जो पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी है, कहीं ना कहीं ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर राजनीति करती है, जय भीम का नारा लगाती है, संविधान को लेकर ढोती है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुहारा के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस्तेमाल करते हैं। और ये पीडीए का जो नारा है ये झूठा है। यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वनगिना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कह दिया कि पीडीए का फुल फॉर्म मतलब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि पिछड़े दलितों पर अत्याचार। भाई चंद्रशेखर आजाद की तो बात हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये माता प्रसाद पांडे का जो बयान है, जो चमारों को लेकर विशेष तौर से यहाँ पर आपत्तिजनक इसने बात की है, पहले आप इसकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पत्र आ गया है, कह रहे हैं बहुत दिन से मंत्री हैं और आरक्षण के लिए गए थे आपके यहाँ। बाबा मुख्यमंत्री जी को कितना दौड़ाओगे? ये बेचारे दौड़ते दौड़ते वहां चले गए, आरक्षण वहां भी नहीं मिला। इनके बेटे के लिए मैं 1 महीना गोरखपुर में रहा, गांव गांव घूमा। अब आरक्षण की लड़ाई सभी, हम नहीं कहते कौन नहीं लड़ता कौन नहीं, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं आपको आरक्षण मिल जाए। लेकिन हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे, तो बड़े जोर बिगड़ा, काम है हाँ मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते हैं, तो आप उनको समझाइए भी। आरक्षण है, आरक्षण मिलना चाहिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं। मैंने बताया ना, इसमें बहुत कम लोग हैं जो आरक्षण के लिए हमसे ज़्यादा लड़े हो। कोई सकल
सब कुछ करके तब यहाँ आया हूँ। ये ऐसा नहीं है, लेकिन आप आरक्षण के नाम पर उनको आरक्षण दिलाई करिए, लेकिन अपनी समितियों को तो रोको। आप गए थे ना समिति का नीलामी कराने ताल। अत्याचार निवारण अधिनियम 1930 में बन गया कि देश में अछूत रहेगा तो जेल जाएगा। तो ये शब्द कहना कि आरक्षण मतलब चमार होता है और केवट चमार बनना चाहता है, ये बहुत गलत शब्द है। ये अपने मैं दिखवा लूंगा, ये ऐसा है, मैं इसलिए नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मेरे पास लोग आए गांव वाले तो पूछा, जब कहा आप ही में नहीं है, सुन लो। एक भाट था साहब, पिछड़ा वर्ग में आता है, तो प्रधानी जो है आ गई तो मेरे पास आया, हो गया, मैं समझ गया। अरे मैं कह दिया, आपके आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तहे दिल से चाहता हूँ जो आप आरक्षण चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से पीडीए के नायक अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का यह नेता वरिष्ठ नेता है, इसकी उम्र 82 वर्ष की है, और ये ब्राह्मण किस तरह से पूरे सदन में चमार शब्द का इस्तेमाल करके चमारों का मजाक उड़ा रहा है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीडीए का जो नारा है झूठ है या फिर सही है। अब बता दें साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने माता प्रसाद पांडे के इस बयान को लेकर जमकर प्रहार किया, और उन्होंने ये पीडीए के झूठे नारे को किस तरह से साबित किया। पहले आप भाई चंद्रशेखर आजाद की ये पूरी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर किसी सामान्य विधायक ने किसी भी पार्टी का होता ये बयान दिया होता तो शायद मैं इस पे आपके सवाल का जवाब नहीं देता, मैं इसको अहमियत भी नहीं देता इस बात को। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो नेता विपक्ष हैं, अभी आपने देखा लोकसभा में नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया, कितना जो है बवाल हुआ। तो नेता विपक्ष का जो एक संवैधानिक व्यवस्था में जो एक सम्मान और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है, वो विपक्ष के हर मुद्दे को, और जिस पार्टी से वो कनेक्ट हैं उनसे, उनके जो विचार, उनकी सोच, उनके लक्ष्य, उनके उद्देश्य को सरकार से सवाल करना और जवाब मांगना। लेकिन जिस भाव में ये बात कही, मैंने भी सुना कि मैंने केवट से पूछा कि तुम चमार बनना चाहते हो, और ये संदेश उनका आरक्षण को लेके था। पहले तो जिस तरह से केवट कहा गया, आप समझिए वो हर चीज का ना एक लहजा होता है कहने का, तो लहजा वो बिल्कुल सामंतवादी लहजा था, नीचा दिखाने का। दूसरा उन्होंने कहा कि चमार में, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पीडीए का नारा है वो पिछड़े और दलितों को अपमानित करने का नारा है। पीडीए यानी कि पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, और ए माने अपमानित। पिछड़े और दलितों को अपमानित करने का नारा मुझे महसूस होता है। जिस तरह की भाषा मैंने सुनी, अब से पहले तो हमने इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन जिस तरह का भाव कहा गया, और ये भाव था सिर्फ आरक्षण को लेके। उनका कहना था कि अगर जो निसार समाज के लोग हैं उनको अगर वो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं तो आरक्षण लेते ही वो चमार बन जाएंगे, जैसे कि चमार कोई अछूत जाति हो, अपराधी किस्म के लोग हो, या उनका सामाजिक सम्मान ना हो। तो बेसिकली ये समझना चाहिए कि वो जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और पिछड़े वर्ग के लोग जो सामान्य वर्ग के भी लोग हैं जिनको ईडब्ल्यूएस लेता है, यानी कि वो सब चमार बन गए हैं। इसका मतलब आरक्षण चमार ही लेता है। ये जो सोच है जातियों के प्रति घृणा की, और ये सिर्फ इनकी नहीं है, ये पूरे विचार की सोच है। सामंतवादी भी, मनुवादी भी, और कमजोर वर्गों को, पिछड़े दलितों को नीचा दिखाने वाली जो है ये सोच। लेकिन एक बार हिम्मत नहीं कि वो बताएं कि जो ईडब्ल्यूएस में जो जातियां ले रही हैं वो क्या सब चमार बन गई है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे लोग बड़े भावुक लोग हैं, और इनकी बाबा साहब की बात करके, फूले साहू की बात करके, माननीय काशीराम साहब की बात करके, जिन लोगों ने ठगा है लोकतंत्र में, कभी ना कभी सच उनकी जबान से निकल जाता है। उनकी सोच क्या है, आप उनको कितनी ताकत दे दो, उनकी सोच हमेशा आरक्षण के विरोध में रहेगी। उनकी सोच कमजोर वर्गों के स्वाभिमान सम्मान के विरोध में रहेगी। उनकी सोच जो है हमारे संतों गुरु महापुरुषों के विरोध में रहेगी। कैसे? इसका उदाहरण आप जानिए। इसी सोच ने लोकसभा में प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल फड़वाया। मैंने पहले भी कहा, मैं होता तो कहता कि SC/ST के साथ OBC को भी मिलना चाहिए, लेकिन फड़वाया। इसी सोच ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नाम पे बने हुए जिले के नगर का नाम जो है बदलवाया। इसी सोच ने गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पे बने हुए जो है
जो इस पूरे जाति का कुल गौरव है, जिनका दुनिया में सम्मान है, जहाँ प्रधान मिनिस्टर माथा टेकते हैं, जहाँ राजनीतिक कारणों से जो नेता बोल रहे हैं उनके दल के नेता भी जाके जो है वोट के चक्कर में माथा टेकते हैं, उनके नाम पे रखे जिले का नाम बदलवाया। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज बना, उस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलवाया सहारनपुर में। कितने ऐसे उदाहरण हैं। गजब की बात देखिए, वहां इस जाति के शेड्यूल कास्ट के भी बहुत सारे नेता थे, जो वीडियो है उसमें भी दिख रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि वो नेता भी थे, उनके सामने जो इस तरह के शब्द किए गए, पूरे समाज को नीचा दिखाया, उनके मुंह से एक शब्द नहीं मिलता। ये इस बात का उदाहरण है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पार्टी के प्रति लॉयल हैं, वो अपने समाज के प्रति लॉयल नहीं है। SC/ST कितने ही जो है एमएलए वहां बैठे थे, उन जातियों से जुड़े हुए एमएलए बैठे थे। और एक जो पार्टी दम भरती है, लंबे समय से कि महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, उनकी पार्टी के इकलौते विधायक वो बैठे हुए थे, या नहीं बैठे तो बाद में उनको विरोध करना चाहिए था, लेकिन ना किसी को दिखता है। यहाँ अगर कोई मूवी बन जाती है तो बड़े बड़े ट्वीट आते हैं, लेकिन जब कोई सीईओ खड़े होके इसी तरह के शब्द, और ये मैं कह रहा हूँ ये अंत हो गया है, कहते हैं ना सीमा क्रॉस हो गई। जिस तरह सीईओ ने इस तरह के शब्दों का यूज किया कि जो है चोर चमार, और इस तरह से जब जो अब जो असेंबली में जिस तरह का वर्ड यूज हुआ, ये स्वीकार्य नहीं है। हम लोग बहुत जल्द इसके खिलाफ जो है ना मजबूत जो है एक्शन लेंगे। हम लोग इतनी आसानी से जो चुप नहीं बैठेंगे। उनका जो कहने का वो था, भाव था, उससे स्पष्ट हो रहा था कि वो चमार जाति को अछूत जाति समझते हैं, और वो पूरे आरक्षण को लेकर भी भाव समझ में आ रहे थे। नहीं, पहले जाति के आधार पे आपको बता रहा हूँ, और फिर उनकी सोच जो आरक्षण के खिलाफ हो तो है, लेकिन वो पूरी इस जाति को, इनके संतों गुरुओं महापुरुषों को अछूत समझते हैं, नीची जाति का समझते हैं, नीचे समझते हैं जो लोग आरक्षण लेते हैं। और फिर वो आरक्षण के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर, वो सामाजिक न्याय क्या बात करते हैं, वो कैसा सामाजिक न्याय दे सकते हैं, जो सामाजिक न्याय के नाम पे जो सबसे मजबूत हथियार मिला है आरक्षण के नाम पे, जिसकी पैरोकारी से हम लोग मजबूत होते हैं, जिनकी वजह से कई सारे एमएलए उनकी पार्टी में और एमपी जीत के बैठे हैं, उसी आरक्षण को जो है नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये बताने का कि जो आरक्षण लेता है वो चमारी होता है। तो ये जो है बहुत बड़ा अपमान जो है कमजोर वर्गों का है, पिछड़े दलितों का है। ये आप देखिए, अमूमन जब सदन में होते हैं तो पक्ष विपक्ष में तकरार होती है। विपक्ष के किसी नेता ने ये बात कही, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने भी उसका उस तरीके से विरोध नहीं किया जैसे होना चाहिए। दोनों ही विचार, बीजेपी तो पहले से जो है कमजोर वर्गों के खिलाफ है, दलित पिछड़ों के, और आरक्षण विरोधी पार्टी है, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं। दोनों में सहमति थी। हाँ, दोनों मिलके पिछड़े दलितों को, कमजोर दलितों को, पिछड़ों को अपमानित कर रहे थे, और सब लोग खुश थे, ताले बजा रहे थे, हंस रहे थे। अच्छा, क्या वजह होगी, मीडिया ने क्यों कवर नहीं किया इसको उस तरीके से जैसा होना चाहिए? अब समझिए, बयान किसने दिया इस बात से फर्क पड़ता है। मीडिया में उस समाज के लोगों की बहुल्यत है, वो अपने समाज के लोग खिलाफ क्यों चलाएंगे? यही बयान कोई और दे देता, इस बयान को तो कोई ठाकुर भी दे दे तो भी बवाल हो गया होता, समझे, तभी बवाल हो गया होता। लेकिन ये सरकार, ये जो पूरा सिस्टम है वो तो उन्हीं के कब्जे में है, तो इस वजह से फिर कहाँ की चर्चा होनी, घर का मामला है, चर्चा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जमकर लताड़ लगाई, और उन्होंने कैसे ये साबित कर दिया कि ये जो पीडीए है सिर्फ एक दिखावा है। बाकी देखा जाए साथियों, तो दलित पिछड़ों के साथ ऐसा कौन सा नेता है जो हर कदम पर चलने के लिए तैयार है, हर कदम पर लड़ने के लिए तैयार है। और आज क्यों ओबीसी SC/ST समाज के लोग भी ये मानने लगे हैं कि उनका सच्चा साथी कोई है तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद रावण ही है। जैसा कि साथियों आपने देखा कि किस तरह से यूजीसी के नए रूल आने के बाद किस तरह से यूजीसी नए नियम का विरोध कर रहे हैं, जितने भी आतंकवादी थे उनके साथ ये पीडीए के लोग चले गए, कांग्रेस के लोग चले गए, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने भी उन चंद वोटों के लिए कहीं ना कहीं ओबीसी और SC/ST समाज के जितने भी छात्र थे इनको छोड़कर वो भी चली गई। उन्होंने भी समर्थन दे दिया उनको, जो हमेशा से ही दलितों को सताने की कोशिश करते रहे हैं और आज भी सता रहे हैं। लेकिन देखा जाए साथियों, तो इस बीच यदि ओबीसी और SC/ST छात्रों के साथ कोई शुरू से लेकर अंत तक खड़ा रहा तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद खड़े रहे। आज भी ओबीसी और SC/ST समाज की एवं महिलाओं की लड़ाई की यदि बात करें तो लड़ कौन रहा है साथियों, ये सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ चंद्रशेखर आज़ादी हैं। चंद्रशेखर आज़ादी हैं जो संविधान की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ादी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ादी हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ादी हैं जो रोजगार की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ादी हैं जो योगी सरकार
और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर आग उगलते हैं। बाकी अन्य लोग किस तरह से दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। कुल मिलाकर सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, इसी नारे को लेकर ये चलने वाली पीडीए और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो ओबीसी और एससी एसटी समाज के साथ खड़े हैं। बता दें साथियों कि लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा साथियों कि ओबीसी समाज के सभी लोग सोए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं, जिनको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हमारे असली मसीहा हैं। बता दें साथियों कि दामोदर सिंह यादव जो लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। लक्ष्मण यादव की यदि बात करें, बहुत सारे यादव हैं जो जागरूक हुए हैं, जिनको लगता है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आज़ादी नहीं दी होती तो हम मनुवादियों के गुलाम होते हैं। बता दें साथियों कि दामोदर सिंह यादव जो लगातार विपक्षियों पर, लगातार मनुवादियों पर, पखंडवादियों पर जमकर हल्ला बोलते हैं और उनकी स्पीच इतनी धुआंधार होती है साथियों, और वो कहते हैं कि जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, जो भी यादव लोग हैं, जो मनुवादियों के गुलाम हैं, उनको समझना चाहिए अगर इसी तरह से चोटियाँ करती रही और तुम लोग खामोश रहोगे तो फिर ऐसे ही गुलामी झेलते रहो। यहाँ तक कि दामोदर सिंह यादव ने जो जय भीम नहीं बोलते हैं उनको भी फटकार लगाई। आखिर दामोदर सिंह यादव कैसे पाखंडियों पर जमकर बरसते हैं, पहले आप दामोदर सिंह की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जब हमारे माई बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिनकी फोटो सबसे ऊपर लगी है, इन्होंने हमें हक दे दिए, इन्होंने हमें अधिकार दे दिए, इन्होंने हमें सबसे खूबसूरत किताब दे दी जिसका नाम भारतीय संविधान है, ग्रंथ दे दिया। उसके बाद भी अगर गुलाम बने हो, उन्होंने जो संविधान दिया बाबा साहब ने, पहले तो राजा वही होता था जो रानी की पेट से पैदा होता था, लंगड़ा हो, लूला हो, एचकताना हो, कैसा भी हो, लेकिन राजा साहब काहे कि रानी की पेट से पैदा हुआ। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी रानियों का ऑपरेशन कर दिया और अब अगर राजा पैदा होता है तो रानी के पेट से नहीं, आपके बोट से पैदा होता है, आपकी बोट की बेटी से पैदा होता है। लेकिन क्या आप इसका महत्व जानते हो? क्या आप इसकी कदर करते हो? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने पुत्रों को कुर्बान कर दिया? 4। अब यार एक बच्चे को बुखार चढ़ जाए अपन भूल जाते हैं, लेकिन राजा साहब ने 4 पुत्रों को कुर्बान कर दिया। क्या इसके लिए किया कि स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में तुम गुलाम बने रहोगे? क्या इसके लिए? क्लास ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टेच्यू लगाने भर का नहीं है, सिर्फ एक मूर्ति का विषय नहीं है। इस देश में हमारे बाबा साहब की मूर्तियां लगी है। अब मामला है ये सिद्ध करने का कि ग्वालियर की धरती हो चाहे गुना की, ना राजा की गुलाम रहेगी, ना महाराजा की गुलाम रहेगी। बाबा साहब के संविधान को मान के चलने का काम हम सब साथी करेंगे। बोले करोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ, करोगे? मेरे भाइयों, तुम अपनी दुर्दशा के लिए खुद दोषी हो, कोई दूसरा दोषी नहीं। बोले कैंडिडेट तो अच्छा है लेकिन भाजपा से नहीं है, कैंडिडेट तो अच्छा है लेकिन क्या है, कांग्रेस से नहीं है। अरे मेरे भाइयों, वादा लेने आया हूं कलारस के साथियों, अगली बार जो यहां से विधायक बने वो नीले झंडे वाला होना चाहिए। ये तुमसे वादा लेने और वादा करने के लिए आया हूं। आज यूजीसी का मुद्दा आया। मेरी माता बहनें, आपको तो पता नहीं होगा यूजीसी है क्या। यादव का बेटा, यादव बहुत है इस विधानसभा में, बहुत है, हमें मालूम है। कल से चिंता में डले होंगे कि अरे यार हमारी बिरादरी को आ रहा जाने का किया जाए, महाराज नाराज ना हो जाए। बहुत चिंता में डले होंगे कि दामोदर की जुबान पे तो ताला है नहीं, दामोदर कुछ ऐसा ना बोल जाए कि महाराज गुस्सा हो जाए, हमारा टिकट कट जाए। सुनो, या तो गुलामी छोड़ दो, नहीं तो महाराज टिकट काटे ना काटे ये जनता जरूर टिकट काटने का काम कर देगी। ये दामोदर कहने के लिए आया है। मेरे यादवों, जरा पूछो, जवाब दो, सोचो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी इटावा के रहने वाले हैं, उनका तो गढ़ है इटावा। लेकिन जब एक यादव भागवत पढ़ रहा था
तो वहां मनुवादियों ने उससे पूछा तेरी जात क्या? उसने कहा यादव जी। बोले यादव नहीं, अहीर बोल, अहीर। बोले हाँ अहीर है। उसकी चोटी काटी और उसमें मूत्र का छिड़काव किया, मूत्र का छिड़काव किया, उसका मुंडन कर दिया और कहा अब जीवन में कभी भागवत मत पढ़ना। कहा मुलायम सिंह यादव जी के गढ़ में। इतना ही नहीं यादवों, और सुन लो, और गुलामी करते रहो इनकी, दोनों दलों की। इसी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर एक रोहित यादव नाम के लड़के की चोटी उखाड़ ली। मैंने जब उससे वीडियो कॉल पे बात की, मैंने पूछा बता बेटा रोहित, मैंने भी किया, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भी की। मैंने पूछा कि बता बेटा रोहित क्या हुआ, तेरी चोटी किसने काटी? तो क्या बोला मालूम? भाई साहब काटी नहीं, 1.5 फुट लंबी थी, उखाड़ ली। मैंने कहा क्यों उखाड़ी, क्या अपराध था? बोले एक ही अपराध था कि मैं अहीर जात का हूं और मुझे चोटी रखने का अधिकार नहीं देते मनुवादी। अब मैं पूछना चाहता हूं मोहन यादव, जवाब दो। जो राज्य का मुख्यमंत्री यादव, फिर भी उस राज्य में अगर यादवों की चोटी उखाड़ी जा रही, इसका मतलब ये चोटी रोहित यादव की नहीं, मोहन यादव की उखाड़ने का काम मनुवादियों ने किया है। अरे सोचो यादव, कभी सिंधिया की गुलामी तो कभी आरएसएस वालों की गुलामी। दामोदर दे रहा है विकल्प, आओ। हमारा प्रदेश का नेतृत्व तो बैठा है, ये कह रहे हैं, आह्वान करने आए हैं, ये उज्जैन से आए हस्ते जी, बैरसिया जी आपके पड़ोसी हैं, इन्होंने आह्वान किया, आओ मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों, इस नीले झंडे के नीचे खड़े होकर जय भीम बोलो, विधानसभा में भी पहुंचो और अपना सर ऊंचा रखो सम्मान से, और बहुजनों का राज इस देश में लाने का काम करो। ये दामोदर कहने के लिए आया है। और वो जो दुकान खोल के बैठा है, दुकान खोल के बैठा है, 28 साल का लड़का, उसका नाम जानते हो? आडम्बरी पाखंडी का। कौन जानता है? नाम बताओ सामने से, जोर से बोलो, नाम बोलो उसका। डरो मत, कोई भूत नहीं छोड़ेगा तुम पे। नहीं, इसलिए मत डरो कि अगर भूत छोड़ना जानता होता तो 6 महीने से मैं रोज उसकी ऐसी तैसी कर रहा, मेरे ऊपर नहीं छोड़ पाया, मेरे ऊपर नहीं छोड़ पाया। 2 बाबा हैं, एक पर्ची वाला बाबा, एक बेलपत्र वाला बाबा। पर्ची वाला कहता है, क्या कहता है? एक डुकरिया पहुंच गई हमारी माता बहन कोई, बोले क्या हो गया? बोले साहब कैंसर है, 4थी स्टेज का, आखिरी स्टेज का। बोले कहां इलाज करा रहे? बोले दिल्ली। बोले कि एक काम करो, कोई बात नहीं, 111 परिक्रमा करो धाम की, और गौमूत्र में हल्दी मिलाओ और पी जाओ सुबह शाम। वो माता जी सीधी थी, मान गई। उनने डॉक्टर की दवाई तो कर दी बंद, और गौमूत्र भोर औरत है क्या 2 टाइम पीने लगी। 111 परिक्रमा तक 11 नहीं कर पाई और चली गई दुनिया से। और जब वो यात्रा निकाल रहा था धीरेन्द्र, तो तीसरे ही दिन हो गया बीमार। टीवी पे आई खबर, महाराज बीमार हुए। हमने कही काय खो हुए? बोले बुखार चढ़ आओ। हमने कैसे ठीक हुए? बोले डॉक्टर को बुलाओ, पैरासीटामोल टेबलेट ली, तब 4 घंटा में उतरो। मैंने कहा ओ धीरेन्द्र जवाब दे, हमारी माता बहन गरीब किसान मजदूर का इलाज तो गौमूत्र से, और खुद का इलाज डॉक्टर की गोली से। अगर तू कैंसर मूत्र से ठीक कर सकता है तो अपना बुखार उतारने के लिए गौमूत्र पी लेता और गोबर खा लेता तो ज्यादा ठीक रहता कि नहीं ठीक रहता? तर्क की बात समझो मेरे भाइयों, माता बहनों, क्यों मूर्ख बन रहे हो? तुम अपने पति की कमाई में से, अपनी कमाई में से, अपने बच्चों की कमाई में से पैसा जो वहां चढ़ा के आती हो, उस पैसे से वो नंबर 2 के काम कर रहे हैं। तुमने देखा फलाने चैनल पे धीरेन्द्र शास्त्री चार्टेड प्लेन हवाई जहाज में उड़ रहा है, हवाई जहाज में। प्रदीप मिश्रा चील गाड़ी में उड़ रहे, हेलीकॉप्टर में। अरे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में उड़ने वालों के पास आज से 5 साल पहले खाने के लाले पड़े थे, खाने के। अब तुमको चमत्कार से हनुमान जी ने दे दिया पैसा। अरे हनुमान जी ने अगर दे दिया, एक बात बताओ, वो सबकी पर्ची निकालता है धीरेन्द्र, मालूम क्या कहता है? पर्ची से हम भविष्य बता देते हैं। जब हमने उसकी यात्रा रुकवाने के लिए आगे कदम बढ़ाया तो मालूम क्या कह रहा है? हरियाणा में
ऐसा ही मंच सजी थी। मंच पे खड़े होके कह रहा है, किसी ने पूछा कि वो दामोदर यादव ने आपकी यात्रा रुकवाने के लिए चिट्ठी लिखी, बोला हमारे पास उनका नंबर नहीं है, नहीं तो फोन पे ही ठटरी मार देते। क्या कह रहा है? हमारे पास उनका नंबर नहीं तो फोन पे ही ठटरी मार देते। अबे मैंने कहा 28 साल के लड़के, ये तो बता, अगर तू पर्ची निकाल के दामोदर का नंबर नहीं निकाल सकता तो दूसरों का भविष्य कैसे बता सकता है? बताओ सही बात है कि नहीं बात? उसकी पोल उसने खुद ही खोल दी अपने मुंह से। एक प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाया शंकर जी पे, तुम्हारा मोड़ा चाहे 12 महीना में से एक दिन ना पढ़ो हो किताब, लेकिन पास हो जाएगा। फिर आगा परिणाम सीहोर जिला को, सो वहां उनके बच्चा फेल हो गए, उन्हीं के मोड़ी मोड़ा फेल हो गए। अब बताओ मेरी माताएं बहने, या तो उनके बच्चे बेलपत्र नहीं चढ़ाते, अगर उनके बच्चे बेलपत्र नहीं चढ़ाते तो तुमसे क्यों चढ़वा रहे, और या फिर बेलपत्र चढ़ाने के बाद भी कोई पास नहीं होता। पास होने के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, वो किताब जो बाबा साहब ने तुमको दिलाई है, और उसी किताब को बचाना है, तुम्हारे हमारे हकों को बचाना है, हमारा तुम्हारा रोजगार बचाना है, सम्मान बचाना है। इसलिए 15 मार्च को ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू हर हाल में लगाना है, इसके लिए दामोदर निकला है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से दामोदर सिंह यादव ने मनवादियों के गुलाम ओबीसी समाज के लोगों को जमकर पटकार लगाई, और किस तरह से उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडियों को भी जमकर पटकार लगाई। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।